हेलो फ्रेंड, मैं धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देव ब्रिज क्लासेज में। आज फिर से हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं और उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इससे देखने के बाद आपको नए जानकारियाँ मिलेगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ अपने अगले एक नंबर प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, ये भारत की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो भारत की बात है, इंडिया की बात। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, ये इंडिया की बात है। कहाँ का, इंडिया की बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भारत ने कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ठीक है, कब, 22 जुलाई 1947 को भारत ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, ठीक है। आरंभ में क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, 15 अगस्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, इसे भारत का भारतीय अधिराज के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। पहले जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज का अधिराज के रूप में अपनाया गया, उसके बाद जो है भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ये सिंधु नदी जो है वो क्या है कि अरब सागर में मिल जाती है। ये जो सिंधु नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है, कहाँ से ये निकली है, तो जो निकलने वाली जगह है ये मानसरोवर झील से निकली है। कहाँ से, मानसरोवर झील, ये मानसरोवर झील से निकली है। ठीक है, और बलिस्तान, जो बल्टिस्तान होता है, बलूचिस्तान, बल्टिस्तान, ठीक है, बल्टिस्तान, इसके माध्यम से होकर के गुजरती है और जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर, इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 दिया गया है। ठीक है, इनमें से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 दिया गया है, तो ये जो अभी दिया गया है ये हैं भारत के कप्तान जो हैं विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। किन्हें, विराट कोहली को। ठीक है, विराट कोहली को दिया गया है। चौथा नंबर प्रश्न, ठीक है, इनमें से कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है। इनमें से कौन ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी है। ठीक है, ओडिशा की पारंपरिक चित्रकारी कौन है, पट्टचित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा पट्टचित्र। क्या हो जाएगा, पट्टचित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा पट्टचित्र। ये पट्टचित्र क्या है, उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है। ठीक है, सबसे पुराना है, ये ओल्डेस्ट है, ये सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला के रूपों में से एक है। ठीक है ना, ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। इनमें से कौन जो है कि रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, सुनील अरोड़ा। जो सुनील अरोड़ा हैं वो इनका गवर्नर कभी भी नहीं रहे हैं। ठीक है, जो सुनील अरोड़ा हैं वो रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहे हैं।
मनमोहन सिंह, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मनमोहन सिंह ही एक ऐसे पीएम हैं, ठीक है। अगर प्रश्न में आ जाता है कि कौन से प्रधानमंत्री जो कि प्रधानमंत्री भी थे और एक जो रिजर्व बैंक है उसका गवर्नर भी रहे हैं, तो कौन सा पीएम है जो रिजर्व बैंक का गवर्नर रहे हैं, वो है मनमोहन सिंह, ठीक है। वो हैं मनमोहन सिंह, जो भारत का पीएम थे मनमोहन सिंह, वही भारत का गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। छठे नंबर प्रश्न, इनमें से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है। इनमें से कौन जो है कि बाणभट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है। इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, कादम्बरी क्या है कि बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है, कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। और बाणभट्ट द्वारा कुछ और बुकें लिखी गई है, जैसे हर्ष चरित्र, जो हर्ष चरित्र है, हर्ष चरित्र, ये किताब भी बाणभट्ट ने लिखा है। इसमें हर्ष, जो हर्षवर्धन राजा थे, जो हर्ष राजा थे, उनके जीवन से संबंधित, उनके शासन से संबंधित जो है कि इन्हीं के शासन से संबंधित चीज़ों को लिखा गया है हर्षचरित में। और इनका लिखने वाले कौन है, बाणभट्ट, ठीक है। कौन है, बाणभट्ट, ठीक है। सातवां नंबर प्रश्न ये रहा, इनमें से पारसी नवरोज को किस नाम से जानते हैं। पारसी नवरोज को किस नाम से जानते हैं। इनमें से पारसी नवरोज को किस नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवरोज। पारसी नवरोज को नवरोज के रूप में जानते हैं। नौरोनी ईरानी नया साल, ये जो होता है कि नौरोजी ईरानियों का नया साल है, जिसे फारसी नवरूप वर्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये जो नौरोजी होता है, नौरोजी, ठीक है, इसको क्या माना जाता है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में वसंत की शुरुआत माना जाता है, बसंत की शुरुआत माना जाता है, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में नौरोज मनाया जाता है और इसे बसंत की शुरुआत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। वार एंड पीस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो वार एंड पीस पुस्तक का जो पहले हिंदी जान लेते हैं कि युद्ध और शांति, युद्ध और शांति, ये जो बुक है तो ये लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। युद्ध और शांति यानी कि वार एंड पीस जो है कि लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। और इसे कब प्रकाशित किया गया था, तो 1869 में इसे प्रकाशित किया गया था। कब, 1869 में इसे प्रकाशित किया गया था। कब, 1869 में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। 9 नंबर, डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है। जो डेबिट कार्ड होती है उन पर कितनी संख्याएं होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड होते हैं, ठीक है ना, ये एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो इन डेबिट कार्डों में जो होते हैं कि 16 अंक होते हैं, उनके ऊपर जो हैं कि 16 अंक होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न 10 नंबर की ओर चलते हैं। ये रहा, इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। इनमें से कौन सी घटना है जो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। इसका सही आंसर जो होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये, जो बंगाल का विभाजन है, इन्होंने लॉर्ड कर्जन के युग में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने ही क्या किया था कि बंगाल के विभाजन का घोषणा किया था, बंगाल को विभाजन किया था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। कब, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल को विभाजित कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल को विभाजित कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इसके उपरांत 2 नए प्रांतों का गठन किया, ठीक है। पूर्व और पश्चिम बंगाल, 2 भागों में बट गया बंगाल, पूर्वी और पश्चिम बंगाल, ठीक है। पूर्वी बंगाल एक बहुसंख्यक मुस्लिम
प्राप्त था, जो पूर्वी बंगाल था वो बहुसंख्यक मुस्लिम प्राप्त था, ठीक है, जबकि पश्चिम बंगाल एक हिंदू का था, ठीक है। पूरब में मुस्लिम और पश्चिम में हिंदू रहते थे, तो इन दोनों में जो है कि दिक्कतें होने लगी। और 1911 में क्या हुआ कि जब 1911 हुआ तो लॉर्ड हार्डिंग कौन? लॉर्ड हार्डिंग जो लॉर्ड हार्डिंग हैं, इनके द्वारा बंगाल को आपस में फिर से मिला दिया गया। देखिए, विभाजन कौन किया था? तो विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को, लेकिन जब लॉर्ड हार्डिंग आए तो 1911 को इसको क्या किए? फिर से मिला दिए, ठीक है। आगे चलते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, समय परीक्षण इनमें से किस खेल से संबंधित है? जो होता है क्या कि टाइम ट्रायल, ठीक है, टाइम ट्रायल जो है कि ये इनमें से किस खेल से संबंधित है? टाइम ट्रायल, तो ये इनमें से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, साइकिलिंग से संबंधित है। टाइम ट्रायल जो होता है, जो टाइम ट्रायल है, समय परीक्षण, वो साइकिलिंग से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? साइकिलिंग से संबंधित होता है। और यह खिलाड़ियों को जो है कि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 17वीं लोकसभा का स्पीकर कौन है? 17वीं लोकसभा का स्पीकर कौन है? जो हमारे लोकसभा है उसका 17वीं स्पीकर कौन है, ठीक है, कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो ओम बिड़ला थे। कौन थे? ओम बिड़ला, ठीक है। ओम बिड़ला जो थे कि 17वें लोकसभा का स्पीकर, इन्हीं को अध्यक्ष भी कहा जाता है, ठीक है, यही अध्यक्ष भी होते हैं, स्पीकर या अध्यक्ष, ठीक है। तो ये लोकसभा के 17वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? ओम बिड़ला, ठीक है। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। ये रहा 13 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी फिलहाल में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। पहले जो संविधान में थी, जो संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी। कितने? 8 अनुसूचियां ही थी, पहले 8 ही थी, लेकिन विभिन्न संशोधनों द्वारा 4 अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया, और अब जो है कि टोटल 12 अनुसूचियां हमारे भारत के संविधान में है। और भारत के संविधान में एक बात और बताते हैं कि सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का ही है। किसका है? इंडिया का, इंडिया का है। किसका है? इंडिया का है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? जब 2011 में जनगणना हुई थी तब भारत का जो जनघनत्व था वो कितना था, ठीक है, वो कितना था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। जब हमारे भारत में 2011 में जनगणना हुआ था तो उस वक्त जो है कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा करते थे, ठीक है, रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। अच्छा, ये जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने कब किया था? तो 1897 में। कब किया था? 1897 में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक ट्रिक जो है याद रखिएगा, ये ट्रिक जो है, ईट
पर नाच। ये ट्रिक बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते भी होंगे। तो ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, ई से इलेक्ट्रॉन, और टी से टॉमसन, और टॉमसन का मतलब थॉमसन, ठीक है, टॉमसन का मतलब थॉमसन। पी से प्रोटॉन हो गया, आर से रदरफोर्ड हो गया, ठीक है, आर से रदरफोर्ड। एन से ना से न्यूट्रॉन हो गया, ना से न्यूट्रॉन हो गया, और च से चैडविक हो गया, ठीक है, च से चैडविक हो गया, च से चैडविक हो गया, ठीक है। तो देखिए कि इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किए थे, जे थॉमसन ने, और जो रदरफोर्ड हैं ये प्रोटॉन की खोज किए थे। किसके, ये जो हैं कि प्रोटॉन की खोज किए थे। जो रदरफोर्ड हैं, रदरफोर्ड ये प्रोटॉन की खोज किए थे। किसका, प्रोटॉन की खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज कौन किए थे, तो ये किए थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो हैं वो प्रोटॉन की खोज किए थे, और जो जेम्स चैडविक हैं वो न्यूट्रॉन की खोज किए थे, न्यूट्रॉन की खोज किए थे, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, इनमें से किस मंत्री का नाम भारत ब्रिटेन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में जारी 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं में की सूची में अंकित किया गया है? कौन सबसे 100 सर्वाधिक प्रभावशाली जो महिला हैं उनकी सूची में जारी किया गया है, भारत के जो महिला हैं, और इनका नाम सूची हुआ है ब्रिटेन के संबंध में। कब, के यहाँ से संबंध में, ब्रिटेन के संबंध में जारी हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अभी हमारे वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमन। ये क्या हैं, अभी हमारे वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। वर्तमान वित्त मंत्री जो हैं, वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन। और इन्हीं को 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में अंकित किया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है? इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। क्या हो जाएगा, गुलाम वंश। और गुलाम वंश को एक और नाम से जानते हैं, मामलुक वंश। ये मामलुक का मतलब ही होता है गुलाम, ममलुक का मतलब क्या होता है, गुलाम, और इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा जाता है। और गुलाम वंश की स्थापना कौन किए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किए थे। अब ये गुलाम क्यों कहलाएं, ठीक है, ये जो थे कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये मुहम्मद गोरी के सबसे चहेते जो कहते हैं, एकदम सबसे प्रिय गुलाम थे, पसंदीदा गुलाम थे। ये पहले से ही मुहम्मद गोरी के गुलाम थे, और जब मुहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो इन्होंने अपने नए वंश की शुरुआत कर दी, गुलाम वंश, ठीक है। और इसका भारत पर शासन काल जो है कि 1206 से लेकर के 1290 तक रहा, ठीक है। इसका 1290 तक रहा। आगे चलते हैं 17 से 18 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन दाल वगैरह में, दाल में मिलता है, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये जो रोग होता है ये क्वाशियोरकर होता है। कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर, ठीक है। ये कुपोषण, ठीक है, ये कुपोषण का जो शिकार होते हैं उन्हीं को क्या होता है, क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है। ये जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को, छोटे बच्चों को खाना नहीं मिल पाता है, भरपूर प्रोटीन नहीं मिल पाता है गरीबी के कारण, क्योंकि हमारा देश बहुत ही गरीब है। कहीं कहीं लोग इतना खाना बनाते हैं कि फेंक देते हैं, और कहीं कहीं लोग के पास इतना खाना नहीं होता है कि वो खा सकें, ठीक है। तो उसके कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, प्रोटीन भरपूर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बच्चों को या किसी को भी क्या होता है, ज़्यादातर तो बच्चों को ही होता है, लेकिन किसी को भी क्या होता है, क्वाशियोरकर बीमारी हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि चिड़चिड़ापन रहता है, इसमें जो होता है चिड़चिड़ापन रहता है, ठीक है। और इसमें क्या, इससे बचने के लिए पर्याप्त कैलोरी का सेवन करें,
जो होता है कि पर्याप्त कैलोरी का सेवन करें, दाल खाएं, ठीक है, प्रोटीन मिलेगी, ठीक है। तो आप चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? जल में कौन सा तत्व अगर उपस्थित हो गया तो कैंसर हो सकता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर ए। आर्सेनिक, अगर जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने लगी, ज़्यादा होने लगी, अधिक हो गई तो क्या होगा? लोगों को कैंसर होगा। अधिक होने के बाद लोगों को कैंसर होता है। क्या होता है? जब आर्सेनिक की मात्रा जल में बढ़ जाती है तो लोगों को कैंसर होना शुरू हो जाता है। 20 नंबर प्रश्न, इनमें से किस राज्य में दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? दलदली मृदा का मतलब कि जो होता है कि जैसे कादो वगैरह देखे होंगे तो वही होती है दलदली मृदा, जो पानी और मिट्टी दोनों को मिक्स करने से बनती है, ठीक है। पानी और मिट्टी दोनों मिक्स हो जाती है तब दलदल बनता है, ठीक है। तो ये इनमें से किस राज्य में दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? मतलब कि नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वहाँ पे दलदली मृदा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में दलदली मृदा नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश में क्या होता है? दलदली मृदा नहीं पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। ये रहा 21 नंबर प्रश्न, ठीक है। इनमें से किसकी कोशिका में नाभि के अलावा डीएनए होता है? किसकी कोशिका में जो नाभि है, नाभिक के अलावा डीएनए होता है? डाई न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए, डाई न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम क्या है? डाई न्यूक्लिक एसिड। तो डाई न्यूक्लिक एसिड जो है किस की कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होते हैं? वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को और भी रूपों में जाना जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। हमारे पावर हाउस जो है क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह। शरीर का ऊर्जा गृह जो है वो कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं। हमारा पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यही ऊर्जा बनता है, ठीक है, और जमा भी होता है। 22 नंबर प्रश्न, इनमें से किसने सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? इनमें से सबसे ज़्यादा बार जो है कि कौन केंद्रीय बजट प्रस्तुत किए हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई जो हैं कि अभी तक अधिकतम 10 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। कितने बार? तो 10 बार। ये सबसे ज़्यादा टाइम हुआ है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। और जो क्या कहते हैं, पी चिदम्बरम जो हैं, हमारे पी चिदम्बरम साहब जो हैं वो दूसरे स्थान पे आते हैं, ठीक है, वो दूसरे स्थान पे आते हैं। ये 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर चुके हैं। पी चिदम्बरम कितने बार? 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न 23 नंबर की ओर चलते हैं। इनमें से किस राशि का एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है? इनमें से किस राशि का एसआई मात्रक का नाम जो है ब्लेज पास्कल के नाम पर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि पास्कल लगा हुआ है। याद करने का सिंपल नियम, पास्कल जब लगा हुआ है तो हम लोग देखेंगे कि किसका मात्रा जो होता है एसआई मात्रक वो पास्कल होता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दाब का एसआई मात्रक जो होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। और ये जो हैं ब्लेज पास्कल वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पे इनके सम्मान के लिए क्या कर दिया गया? पास्कल दाब का एसआई मात्रक बना दिया गया, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर।
24 नंबर प्रश्न, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? ठीक है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें स्थान पर हैं। जब सिखों के गुरुओं की बात आती है तो ये गुरु अर्जुन देव ही हैं जो कि 5वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ही हैं जो 5वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, और अर्जुन देव ने ही आदि ग्रंथ जो है, अर्जुन देव आदि ग्रंथ जो है, ठीक है, अर्जुन देव ने ही क्या आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना की और इसी को बाद में, ठीक है, इसी को बाद में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना गया। गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का सबसे आखिरी प्रश्न है और हर दिन की तरह आज भी 25 पे प्रश्न लेकर आए थे। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अधिक मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, और आपके लाइक के द्वारा ही हम समझ सकेंगे कि हम जो पढ़ाते हैं या बताते हैं वो आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है। ठीक है, जो भी लगे आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, और हमारे जो भी वीडियो होंगे उसे देखते रहिएगा, और जब एग्ज़ाम होगा तब बताइएगा कि इस एग्ज़ाम में हमारे वीडियो से कितने प्रश्न आए, क्योंकि आशा करता हूं कि बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से आएंगे। ठीक है, तो 25 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजकीय भाषा घोषित किया गया? देखिए, जो हिंदी है हमारा राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर कोई बोलते हैं कि राष्ट्रीय भाषा हमारा क्या है, तो हिंदी, ये हिंदी नहीं है। ठीक है, हिंदी नहीं है, क्योंकि हिंदी सभी राज्यों में नहीं बोली जाती है। भारत के सभी जो राज्य हैं, ये पूरे इंडिया में हिंदी नहीं बोला जाता है। कहीं पे मलयालम, कहीं पे कन्नड़, तो कहीं पे बंगाली, तो कहीं पे मराठी, कहीं पे कुछ, ये सब भाषाएं बोली जाती है। अगर हिंदी इसकी राष्ट्रीय भाषा होती तो सबको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए इसे हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में बनाया गया। भारत को राजकीय भाषा का जो है ना, हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, वो अनुच्छेद नंबर 343 के आधार पे। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर 343 के आधार पे हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया गया। ये नहीं कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, ये राजकीय भाषा है। राजकीय भाषा का मतलब कि राज्य में बोले जाने वाली भाषाएं, या राज्य में जो काज होता है, जो काम होता है, वो हिंदी से हो जाता है, इसीलिए इसे राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया। तो बस इतना ही आज, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाइए उतना ही अच्छा होगा सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी MTS की तैयारी कर रहे हैं, जो भी MTS में सिलेक्शन एकदम पक्का लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा मौका है। ठीक है, तो धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय देकर हमारे वीडियो को देखा। जय हिंद।